अब मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर नवीन कुमार पटले सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। सर अब से पहले हमारे साथ केवी के जबलपुर JNKVV में जुड़े हुए थे। उसके बाद सर का चयन डिप्टी कमिश्नर हॉर्टिकल्चर एंड डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर, कृषि भवन में न्यू दिल्ली में सर का चयन हुआ। उसके बाद से सर हमारे साथ तब भी सतत संपर्क में और सतत सहयोग के साथ अब आज भी उतने ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जैसा कि सर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है किसानों के बीच में काम करने का, और सर की आज भी पूरी तन्मयता के साथ उसी रिदम और उसी ऊर्जा के साथ किसानों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, और अब अपनी नई जिम्मेदारी के चलते नीति निर्धारण में भी सर हमारे साथ उतने ही ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नवीन कुमार पटले सर को। हेलो हेलो, हाँ सर, कैन आई स्टार्ट नाउ? आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके, दिस या सो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आई विल गिव माय प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, इट्स बेटर। हमारे साथ किसान भाई भी हैं इस फोरम में, वैज्ञानिक भी हैं, और भी कृषि विभाग या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो फिर से मैं सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं अपना नमस्कार करता हूं। और स्लाइड प्लीज, स्लाइड। हेलो या मैं आज के इस कार्यक्रम में मेरे लिए जो विषय है वो खास तौर पे है हॉर्टिकल्चर फील्ड, और उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं प्रोडक्शन में, मार्केटिंग के लिए, और इसको फार्मर्स किस तरह से फायदा ले रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पूरे अपने इस प्रेजेंटेशन को 3-4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला तो फर्स्ट पार्ट है कि हमारे किसान भाई खास तौर पे इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, पूरे देश में अच्छे काम किए हैं, कुछ सक्सेस स्टोरी हमारे पास है जो हमें मिलती रही है, उस बारे में बात करेंगे। दूसरा पार्ट होगा प्रोडक्शन पार्ट होगा, कितना प्रोडक्शन कंट्री में है, कहाँ है, कैसे है, क्या स्कीम्स हैं, स्कीम्स की कुछ बारीकियों में हम लोग जाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा कि खास तौर पे जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कुछ कम्युनिटी इश्यूज, कम्युनिटी एफर्ट्स खास तौर पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, वैल्यू एडिशन में, उसकी बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सभी को मालूम है कि जैसा कि हॉर्टिकल्चर जो क्षेत्र है कंट्री में, वो देखा जाए तो इन सारी फसलों से मिलकर के बनता है, जिसमें प्लांटेशन क्रॉप से लेकर के आपके सीड स्पाइसेस क्रॉप्स हैं। और हमारे सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी राज्यों में सभी तरह की क्रॉप्स इस समय अवेलेबल हैं। कुछ जगह एरिया कम हो सकता है, कुछ जगह ज़्यादा हो सकता है, परंतु खास तौर पे ये जो फसलें हैं इनको मिलाकर के हमारा एक हॉर्टिकल्चर या बागवानी क्षेत्र बनता है, जिसके बारे में किसान अच्छे से जानते हैं, वो उसकी फसलें लगाते रहते हैं। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि जो खास तौर पे विषय है, जो आपका सेमिनार भी रखा गया है लॉकडाउन पीरियड में, और खास तौर पे इस तरह अभी जो समस्याएं आई हुई हैं उसको देखते हुए, परंतु इन सब के बावजूद भी हमारे किसानों ने पूरे देश में, और हम लोग पूरे देश के किसानों के संपर्क में रहते हैं, उनकी फीडबैक लेते रहते हैं, उसको देखते हुए मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी यहाँ पर डाली हुई है आपके स्लाइड में। आप देखेंगे कि जैविक फार्मिंग, जैविक खेती के क्षेत्र में भी किसानों ने अच्छा काम किया है। एक किसान का मैं यहाँ पर प्लीज योर प्रेजेंटेशन। हेलो, स्लाइड प्लीज, स्लाइड प्लीज। हेलो। जी सर, जी सर, कर रहे हैं सर। या तो मैं जब तक ये प्रेजेंटेशन आता है मैं हम बात करते हैं। हमारे इस दौरान किसानों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, खासतौर पर लॉकडाउन पीरियड में, जब प्रोडक्शन तो कर लिया जाता है उसके बाद में उसको मार्केटिंग करना है, स्पेशली स्ट्रेस पीरियड में, जैसा कि अभी पिछले 3 महीनों से देखा गया है। तो इस दौरान हमारे किसानों ने अलग अलग प्रयास किए, डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए।
मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे एक दौराला मेरठ के किसान थे, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश से गन्ने का रस नींबू अदरक के साथ मिला करके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है। आगे लिखा है कि और हम कोका कोला, पेप्सी और दूसरे कुछ और भी चीजें हैं इसके के पीछे हम लोग जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। ये फीडबैक भी हमें किसानों से मिला है। हमारा एक खास तौर पे मंत्रालय लेवल पे कुछ हमारे ऑफिसर्स ने मिलकर के ग्रुप बनाया था हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग, किसानों से सीधे रूबरू होने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। तो हमें किसानों से बहुत सारे फीडबैक मिले जिसमें वो अपना अच्छा काम कर रहे थे। इसी तरह से देखेंगे कि बिहार में लीची उत्पादक संघ है, एफपीओ है, उन्होंने एयरपोर्ट, उन्होंने बाय प्लेन अपने लीची को दूसरे शहरों में भेजा। तो ये भी एक मार्केटिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप देखेंगे एक और भी है जिन्होंने मैंगो मैंगो ये खास तौर पे गुजरात से है, केसर मैंगो, इन्होंने भी दूसरे क्षेत्रों में भेजा और इसमें मुझे कुछ अच्छे रिमार्क मिले हैं। किसी ने लिखा, मुझे थैंक यू भी इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। आप देख, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी अब जाके देखेंगे कि वहां पर भी लॉकडाउन पीरियड में किसानों ने अपने डायरेक्ट मार्केटिंग करके हमारे उपभोक्ताओं को, खासतौर पर हमारे जैसे उपभोक्ताओं को ये अपने माल को पहुंचाया और उसका उन्हें अच्छा लाभ भी मिला। इसी तरह से अभी देखोगे एक उमंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के मलियाबाद क्षेत्र के किसान हैं, मैंगो फार्मर्स हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना करके ऑनलाइन ये ऑर्डर भी लेते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। किसान भाई इस तरह की डायरेक्ट मार्केटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक विषय है होता है कि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। ये हमेशा इशू रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी है, आगे भी धीरे धीरे ये समस्याएं कम होंगी। परंतु मैं समझता हूँ कि यदि किसान ऐसे सक्सेस स्टोरी बनाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अपने अपने ग्रुप बना करके, अपने राज्यों में बना करके, अपने जिले में बना करके, यहाँ तक तहसील लेवल में भी अपने किसानों के ग्रुप बना करके यदि वो डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। आगे मैं चर्चा करूंगा कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है। एक और किसान है जैविक गुड़, जो मध्य प्रदेश के ही है, जिला नरसिंहपुर, इन्होंने भी हमारे ग्रुप में इसको प्रमोट किया, जैविक गुड़, इनको भी अच्छे रिस्पांस मिले। तो इस तरह की मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि किसान अपने ग्रुप बना करके और डायरेक्ट मार्केटिंग करके वो सीधे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद में, नेक्स्ट प्लीज, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हॉर्टिकल्चर सिनेरियो क्या कंट्री में है। इसके पहले वाला आइए, इसके पहले वाला हाँ, हॉर्टिकल्चर में अब देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पूरी कंट्री में लगभग 16% जो एरिया है वो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आता है। कुल कृषि क्षेत्र का 16% एरिया हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आता है, जो कि लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और 2018-19 का थर्ड एडवांस एस्टीमेट, हालांकि अब फाइनल एस्टीमेट भी आ गया है, लगभग 310 मिलियन टन का उत्पादन हमें प्राप्त हुआ है। और हम पूरी जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसमें 30% बागवानी क्षेत्र का योगदान रहता है। और इस तरह से धीरे धीरे देखा जाए कि यदि हम 2004-5 से तुलना करें, यदि फलों और सब्जियों दोनों की तुलना करें हम, तो लगभग पिछले 10 सालों में 2004-5 से लेकर 15-16 तक मैं बता रहा हूँ, 397 ग्राम पर डे जो एलिजिबिलिटी थी वो बढ़कर के 540 ग्राम पर डे हो गई है। इसका सीधा संबंध यह है कि आप देखेंगे कि आजकल हमारे लोगों को पूरे साल फल मिलते रहते हैं, पूरे साल सब्जियां मिलते रहती हैं। आप बहुत पहले की बात करेंगे तो हमें किसी सीजन में कुछ पर्टिकुलर सब्जी मिलती थी, पर्टिकुलर फल मिलता था, परंतु हमें आजकल पूरे साल सब्जियां और फल उपलब्ध होते रहते हैं। इसका मतलब कि जो उपलब्धता है वो बढ़ गई है। सबसे बड़ा जो हमारे लिए स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री के लिए, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सब्जियों में और फलों में। और एक्सपोर्ट भी हमारा जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उपलब्धता बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। या अब बात आती है कि यदि हम सब्जियों की और फलों की बात करें, तो सब्जियों में भी अलग अलग सब्जियों में हमारा अलग अलग योगदान है। इंडिया का शेयर कितना है आप देख सकते हैं, देखेंगे कि हम पोटैटो के क्षेत्र में हमारा लगभग 28% का शेयर है। इसी तरह से और अन्य सब्जियों में आप देख लेंगे, ब्रिंजल के क्षेत्र में 8.3% है, अनियन में हम लोग लगभग 10% के आसपास हैं। तो इस तरह से हमारा योगदान बागवानी के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो काफी अच्छा योगदान हमारे किसानों के द्वारा दिया जा रहा है। इसी तरह से फलों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आम के क्षेत्र में मैंगो लगभग 22% का योगदान हमारे देश का है। इसी तरह से बनाना, केला, जो कि आजकल सभी राज्यों में उगाया जाता है, लगभग 32% का योगदान हमारे देश का है। और अन्य अन्य फसलों का, खासतौर पर फलों वाली फसलों का भी अब योगदान इसमें हम
देख सकते हैं। तो ये इसको बताने का उद्देश्य यह है कि हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे पास ऐसी शक्ति है, हमारे किसानों के पास ऐसी शक्ति है जिसमें हम यदि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल में नंबर 2 की बात करते हैं तो हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। और हमारे एक्सपोर्ट को खास तौर पे जो हमारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, खास तौर पे मैंगो है, बनाना है, सिट्रस है और दूसरे फ्रूट्स हैं, ये पाइनएप्पल है, इनमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश को हम बहुत अच्छा योगदान इसकी इकोनॉमी में कर सकते हैं। नेक्स्ट। यस, अभी हम बात करते हैं कि सब्जियों के क्षेत्र में अगेन इसमें बताया गया है कि हम यदि हम 2018-19 की बात करते हैं, सब्जियों के क्षेत्र में किन सब्जियों का कितना योगदान है, वो आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। इसी तरह से फलों में भी आप देख सकते हैं, हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी फलों की लगभग 15 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। और हालांकि हमें इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, सब्जियों में भी बढ़ानी है, और इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में काफी प्रेजेंटेशन आपको देखने मिलेंगे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका भी एक योगदान है, धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु हम यदि सही इनपुट्स यूज करें तो प्रोडक्टिविटी निश्चित तौर पर बढ़ती है। और इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें आगे काम करना है, क्योंकि अब बात आती है कि हम प्रति एकड़ यूनिट से या प्रति हेक्टेयर यूनिट से कितना हम उत्पादन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए स्लाइड को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट। फिर हम बात करें कि फ्रूट्स में अब देखेंगे लगभग 10 राज्य फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इन 10 राज्यों में फ्रूट्स में लगभग 75% योगदान फलों का है। इसी तरह से 10 राज्यों में वेजिटेबल के क्षेत्र में 78% का योगदान है। तो बाकी राज्यों में प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कि बाकी राज्यों में प्रोडक्शन नहीं है, परंतु कम ज्यादा हो सकता है। ये 10 राज्य मिलकर के दूसरे राज्यों को सप्लाई करते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमारे कंज्यूमर्स हैं। परंतु अब देखा जा रहा है कि नए नए क्षेत्र भी उभरते हुए आ रहे हैं, नए नए क्षेत्र, नए नए राज्य जहां पर जो फसलें नहीं उगाई जाती थी, अब वहां पर भी वो लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे एक्सटेंशन क्षेत्र के कार्यकर्ता भी किसानों से मिलकर के उनको नई फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो समय अब ये भी हो गया है कि हम नए क्षेत्रों में भी हमारी नए फसलों का हम प्रचार प्रसार करें, वहां भी उत्पादन लें। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि किसानों को या वहां के उपभोक्ताओं को एक अच्छी कीमत पे या एक कम कीमत पर भी फसलें या उसका उत्पाद मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब एक्सपोर्ट की बात आती है, सबसे बड़ा योगदान एक्सपोर्ट में हम प्रोडक्शन की बात बहुत करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात बहुत करते हैं, हम बहुत सारे बड़े बड़े फोरम में लेक्चर देते हैं, परंतु सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है एक्सपोर्ट। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जो देश को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट देता है, देता रहा है, आगे भी देगा। आप देखो पिछले 10 साल में 2004-05 और 15-16 दोनों पिछले 10 सालों का कंपैरिजन देख लीजिए, सब्जियों और फलों के क्षेत्र में लगभग 500% का इंक्रीज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट में। फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में 340% का योगदान है। काजू एक ऐसी फसल है, आप देखेंगे हमारे देश में काजू लगभग हम लोग खाते हैं, सभी परिवारों में खा रहे हैं काजू, परंतु इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, प्राइस भी ज्यादा होती है। लगभग 19 लाख मीट्रिक टन हमारे केशू प्रोसेसिंग की क्षमता है। हमारे देश में जितने भी केशू प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लगभग 18 से 19 लाख मीट्रिक टन की क्षमता है, परंतु हमारे यहाँ पर लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास रॉ केशू प्रोड्यूस होता है। बाकी रॉ केशू नट ये दूसरे कंट्री से आता है, जो हमारे यहाँ प्रोसेस होता है और हम उसी को ही खाते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा गैप है अभी केशू में हमारे देश में। नए राज्यों में कुछ हमने प्रयास भी किए, हमने इसमें नई स्कीम भी लाई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हमने स्कीम लाई है RKI के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। और अन्य राज्य हैं जो खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है, वहां पर भी केशू की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वहां पर भी हमने इसको प्रमोट किया है। तो केशू भी एक ऐसी फसल है जो किसानों को बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करें कि क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, और जो कि योजनाएं खास तौर पर राज्यों के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें राज्य मिलकर काम करते हैं, हम साथ में मिलकर काम करते हैं किसानों, और फिर वो योजनाएं किसानों तक पहुंचती हैं। स्लाइड प्लीज। इसमें सबसे जो फर्स्ट हमारी स्कीम है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और एक दूसरी स्कीम हमारी जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए होती है HMNEH। परंतु अब हम दोनों को मिलाकर के इसको MIDH बोलते हैं। MIDH मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, जो कि 2015-16 में कंट्री में लॉन्च की गई थी। उसके पहले ये NHM नाम से चलती थी, और
उत्तर पूर्वी राज्यों में HMNEH नाम से चलती थी। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये राज्यों के द्वारा चलाई जाती है। इसी तरह से हमारा एक बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसके बारे में आप जानते हैं। खासतौर पे हम इसमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, डिमांड ड्रिवन होती है। यदि एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करते हैं तब उसको ये मिलती है, इसलिए हम इसको डिमांड ड्रिवन कहते हैं। अभी पिछले साल एक नई स्कीम लॉन्च हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, और बी कीपिंग को बहुत बढ़ावा दिया गया है, नेशनल बी कीपिंग मिशन, और इसका एक सेपरेट स्कीम लॉन्च कर दी गई है। पहले हम बी कीपिंग को MIDH के अंतर्गत प्रमोट करते थे, परंतु समय की आवश्यकता, डिमांड को देखते हुए, और बी कीपिंग ऐसा क्षेत्र है जो न केवल बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाता है, परंतु एक सेकेंडरी एक व्यवसाय, हनी प्रोडक्शन, वो भी किसानों को काफी समृद्ध बना रहा है। तो इसी क्षेत्र में एक नई स्कीम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च की गई है। इसी तरह से जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्कीम है। इसके अंतर्गत राज्य अपने क्षेत्रों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार अलग अलग अपने प्रपोजल पुटअप करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से, और वो हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम है। अब खास तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के जब विषय है हमारे सेमिनार का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी राज्यों के द्वारा चलाई जाती है, और इसको हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके दूसरे राज्य हैं वहां पर हम इसको लागू करते हैं। इसमें भी प्रोडक्शन से लेकर के अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लस्टर अप्रोच, और से लेकर के मार्केटिंग तक, इवन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज भी इसमें कवर होते हैं। किसान भाई इसकी वेबसाइट में जाकर के इसको, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, उसको इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अपने राज्यों में अपने क्षेत्र के कृषि क्षेत्र अधिकारी से बात करके, वहाँ की डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात करके इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, आप लोग उसको पहले वेबसाइट में जाकर देख लीजिए, ताकि आप जब अपने क्षेत्र के अधिकारी से बात करते हैं तो आपको इसकी जानकारी भी रहे। दूसरी स्कीम है जो खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, वो है MOVCD, वैल्यू चेन। ये जो स्कीम है ये केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। इसमें भी उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है, वो शामिल किया गया है, और किसान भाई इसका भी फायदा ले सकते हैं। अन्य एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई एक ऐसा पार्ट है जो सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। खासतौर पर बागवानी क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ड्रिप इरिगेशन, और दूसरे वाटर स्ट्रक्चर बनाना, सभी ये स्कीम में शामिल है। किसान भाई इसका भी फायदा ले रहे हैं, राज्यों के माध्यम से स्कीम चलाई जा रही है, और इसका भी एक बहुत बड़ा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को देती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जितनी स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम हॉर्टिकल्चर क्षेत्रों के लिए होती हैं, और किसान भाई इन सभी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। मैं आपको जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि आप इन स्कीम्स को का अध्ययन, चाहे आप वेबसाइट के माध्यम से या हमारे कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अध्ययन करें इसका, इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उसकी जानकारी लें, और आप उसके बाद में अपने क्षेत्र के अधिकारी से बात करें कि इस स्कीम में ये प्रावधान है, उसका फायदा ताकि आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यस। अब MIDH जो खास तौर पे मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, और मैं इसमें बात करता हूँ कि सबसे पहले 1981 में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी, 1981 में कोकोनट प्रमोशन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हमारी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हमारे बोर्ड आते रहे। उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आया, फिर हमने नई स्कीम, मैंने जैसे पहले बताया था HMNEH 2001-2 में लॉन्च हुई, ये थी नॉर्थ स्टेट्स के लिए। उसके बाद में इसमें हिमालयन स्टेट्स भी जोड़ दिए गए। फिर NHM आ गई 2005-6 में, उसके द्वारा आप देखेंगे NHM के द्वारा जो हमारे राज्य हैं वहां पर काफी बागवानी क्षेत्र का विस्तार हुआ, उत्पादन भी बढ़ा। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड है, ये भी हमारे स्कीम का पार्ट है, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, और ये भी 2006-7 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद सारी स्कीम को मिलाकर के एक MIDH में सब्स्यूम कर दी गई, सभी स्कीम को मिलाकर के MIDH में सब्स्यूम कर दिया गया 2014-15 में, और इसका उद्देश्य था कि हम एक अम्ब्रेला स्कीम के माध्यम से सभी स्कीम को चलाएं। तो ये इस तरह से एक प्रयास सरकार का रहा है कि बागवानी क्षेत्र को अधिकतम सुविधा दी जाए और किसान उसमें आगे आए, उसका फायदा लें। इसी तरह से नए नए क्षेत्रों में भी और भी स्कीम आती रही है, कुछ में विचार चल रहा है, आगे भी नई स्कीम आती रहेंगी। नेक्स्ट प्लीज। एक क्वेश्चन इसमें आया है PKVY के बारे में विस्तृत जानकारी दें। मेरे बाद में एक लेक्चर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में, वो आपको इसमें कवर करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा मैं बात करूंगा कि ये फंडिंग पैटर्न है, थोड़ा सा मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं कि हम फंडिंग कैसे करते हैं। खास जो प्लेन स्टेट्स हैं एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहां पर 60-40 रेशियो होता है, 60% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 40% स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। इसका बताने का मतलब यह है कि स्टेट का भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है अपनी स्कीम को बनाने में, या
सपोज किसी एक जिले में यदि किसी कोई एक फसल को मैं बढ़ावा देना है, तो वह स्टेट उस तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। इसी तरह से जो यूटी से, यूनियन टेरेटरी से हम 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है हमारी कुछ, जैसे कि एनएचबी 100% सपोर्ट है ये, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाती है। सीडीबी हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। तो दोनों में डिफरेंस है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में हम 60-40 का रेशियो रहता है हमारे प्लेन स्टेट्स के लिए, और 90-10 रहता है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए हमारा 100% सपोर्ट रहता है। जो भी हमारे एनएचबी, सीडीबी, सीआईएच इस तरह की संस्थाएं होती हैं उनको, और एनएलएस जो होते हैं हमारे नेशनल लेवल एजेंसीज होती हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, उनको ये योगदान रहता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, या हेलो, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या मैं इस हमारे जो स्कीम है इसका खास तौर पे जो मुख्य उद्देश्य है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, पूरे देश में एक समग्र विकास, बागवानी का समग्र विकास होना चाहिए। किंतु इसके अलावा हम ध्यान ये रखा जाता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी अलग होती है, माइक्रो क्लाइमेट होता है, उसको देखते हुए वो फसलों को लेते हैं। तो हर क्षेत्र का अपना अलग योगदान होता है। प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और पूरे स्कीम्स को हम चाहते हैं कि क्लस्टर अप्रोच में चलें, FIG FPOs बना करके इस स्कीम को लेके चलें। क्योंकि जब इस तरह के प्रयास होते हैं, ग्रुप समूह उत्पादन, तब किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और जो समस्याएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसलिए हर फोरम में ये बात बताई जाती है। मध्य प्रदेश में काजू की स्कीम क्या है, इस बारे में भी हम बाद में आंसर ले लेंगे। तो FIG FPO को बना करके भी हम हमारे समूह की, हमारे किसानों की समस्याओं को कम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है आजकल, बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है राज्यों के माध्यम से, और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहा है। क्योंकि हम स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है। हम पॉली हाउसेज बना लेते हैं, हम ग्रीन हाउसेज बना लेते हैं, परंतु जब उसको रिपेयरिंग और उसमें फर्टिगेशन और इस तरह के जो इश्यूज आते हैं, तो हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं होते हैं। तो स्किलिंग करने की बहुत जरूरत है। प्रोसेसिंग में स्किलिंग की जरूरत है, वैल्यू एडिशन में स्किलिंग की जरूरत है। स्किलिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र उभर करके आया है। हम हमारे क्षेत्र के युवा नौजवानों को, युवा किसानों को इस क्षेत्र में हम एम्प्लॉयमेंट का रास्ता दिखा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, या दूसरा है कि जो इंटरवेंशन है, मतलब हम इस स्कीम में क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहला बात है प्रोडक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। इसके लिए हम नर्सरी के लिए सपोर्ट करते हैं। इसमें इंडिविजुअल फार्मर, FPOs ये आ सकते हैं, नर्सरी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि प्लांटिंग मटेरियल एक ऐसा इशू है कि यदि किसी फसल को उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, तो प्लांटिंग मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए और ये जिले में उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं तो ये चाहूंगा कि हर जिले में एक अच्छी नर्सरी, मॉडल नर्सरी होना चाहिए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो। इसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। एरिया एक्सपेंशन, हम जैसे कि मैंने बताया कि सभी फसलों के लिए, जितने भी बागवानी फसलें हम उनके लिए, उनके एरिया एक्सपेंशन के लिए, उनके प्लांटेशन क्षेत्र के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आप देखेंगे कि ये 2005 से जब NHM लागू हुआ था और अभी तक लगभग 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा है। ये डेटा मैं हमारी स्कीम का बता रहा हूं, परंतु राज्यों ने भी अपने प्रयास किए हैं। ये डेटा ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी है, और राज्यों के भी अपनी एक अलग स्कीम होती है उस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के क्षेत्र में। तो इसमें भी काफी काम हुआ है। और क्रिएशन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स, ये भी हम सपोर्ट करते हैं। मार्केट लिंक कोल्ड चेन, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये भी हम सपोर्ट करते हैं। रेजुवेनेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी देखेंगे कई एरिया में, कई राज्यों में पुराने बगीचे हो चुके हैं, आम के बगीचे पुराने, अमरूद के बगीचे पुराने हो गए हैं, उत्पादकता कम हो गई है। किंतु हमारे किसान भाई चिंतित रहते हैं कि इनकी उत्पादकता कम हो गई, क्या हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्या हम इसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो यस, अब बढ़ा सकते हैं, हमारे पास इसके लिए भी स्कीम है रेजुवेनेशन। और इसकी टेक्नोलॉजी होती है पूरी, आप कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय वैज्ञानिक इनके माध्यम से इस टेक्निक को लाभ ले सकते हैं, और इसमें स्कीम भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करते रहते हैं, क्योंकि पूरा उद्देश्य यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है कि क्या कंसर्न्स हैं। पूरे पूरे देश की बात करें तो हमारे साथ जो कंसर्न्स हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, वो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जो हमारा ग्राउंड वाटर है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा कंसर्न है। लैंड डिग्रेडेशन, आपको पता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक कंसर्न है, क्योंकि हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए।
टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके बाद मार्केट लिंकेजेस एंड सप्लाई चेन सबसे बड़ा कंसर्न है आज, रेम्यूनरेशन प्राइसेस टू फार्मर्स ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो लास्ट के जो दो मैंने बात की, सबसे बड़े कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंताएं हैं इसमें, सभी को चिंता है, सरकार को भी चिंता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें धीरे धीरे। इसके लिए हमारे पास सुझाव भी हैं, आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं इस सेमिनार के रिकमेंडेशन के तौर पर। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की जब बात करते हैं तो हमारे पास नर्सरी तो होना चाहिए, परंतु नर्सरी का एक्रेडिटेशन होना चाहिए, हमारे पास अच्छी नर्सरी होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे होने चाहिए। टिश्यू कल्चर बेस्ड प्लांटिंग मटेरियल, प्लीज आप आपका माइक बंद कर दीजिए यदि किसी ने ऑन किया है तो। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ये भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसमें काफी राज्य आगे आ गए हैं और बहुत बड़ा एरिया बढ़ा है, लोग ऑफ सीजन वेजिटेबल्स कल्टीवेशन ले रहे हैं, फ्लावर्स ले रहे हैं। एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स, इसमें एफपीओस को बनाने के लिए हमारी स्कीम है, हमारा जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसको सपोर्ट करता है एफपीओस बनाने के लिए, और एफपीओस के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम किसान भाई कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में कोल्ड चेन डेवलपमेंट में काम हो रहा है। तो इस तरह के जो हमारे प्रयास हैं, वे फॉरवर्ड हैं, जो हम आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, वो आगे का रास्ता कहीं ना कहीं इस स्कीम के माध्यम से निकलता है, परंतु आप लोगों का प्रयास इसमें जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। प्लांटिंग मटेरियल की बात करें, यदि हम पूरे देश की बात करें कि यदि हम अभी तक हमारे पास कितनी नर्सरीज हैं और कितनी हमारी डिमांड है पूरे कंट्री की। अभी देखिए प्लांटिंग सीजन आ गया, अब प्लांटिंग सीजन आने से हम एक देखते हैं कि एक जिले में मान लीजिए मैंगो लगना है, अमरूद लगना है, या कुछ अन्य फल लगाने जाने हैं, तो वहां हमें प्लांटिंग मटेरियल चाहिए। तो प्लांटिंग मटेरियल, सबसे पहली बात कि हमारे पास क्या सफिशिएंट नर्सरीज हैं प्लांटिंग मटेरियल को प्रदान करने के लिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, ये डेटा मैं आपको थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, इससे आगे बढ़ भी गई है। बाकी जो एक्रेडिटेड नर्सरीज है वो उसका रेशियो कम है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ 600 एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं। अब 600 एक्रेडिटेड नर्सरीज का मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी नर्सरीज है, इनको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इनका एक्रेडिटेशन करता है। इसी तरह से काजू के क्षेत्र में हमारा एक डायरेक्टरेट है कोचीन में, वो उसका एक्रेडिटेशन करता है। स्पाइसेस के क्षेत्र में हमारा एक डायरेक्टरेट है कालीकट में काम करता है, वो उसका एक्रेडिटेशन करता है। तो और भी नर्सरीज को, सभी नर्सरीज को एक्रेडिटेशन करने की जरूरत है। और अब सेकंड थिंग है कि हम लगभग 35 से 40% डिमांड हमारे प्लांटिंग मटेरियल की पूरी कर पा रहे हैं। बाकी मटेरियल जो यदि कहीं से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, या तो वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। अभी कई शिकायतें आती हैं कि भाई हमने लंगड़ा आम खरीदा था, बाद में वो चौसा आम निकल गया या देसी निकल गया। तो वैरायटी का श्योरिटी ये एक एग्रीड नर्सरी में होनी चाहिए। दूसरा बात आता है कि जो सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है लो प्रोडक्टिविटी का, वो है पुअर क्वालिटी मटेरियल। तो इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्कीम्स है, इसी स्कीम का फायदा लेना है। सेकंड थिंग, नर्सरी एक्ट। किसान भाई हमारे ये बात करते हैं कि भाई हमने मटेरियल तो ले लिया, गलत निकल गया। अब गलत निकल गया, जिसने बेचा उस पर क्या, उसका उसका उसने जो गलती कर दिया उसका लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। तो कई जगह देखा जाता है किसानों को लॉस हो जाता है। तो नर्सरी एक्ट बनाने की आवश्यकता है। 11 राज्यों में नर्सरी एक्ट हैं, किंतु ये पूरे देश में हर राज्यों को नर्सरी एक्ट बना करके किसानों को इसमें कवर करने की जरूरत है। दूसरा मैं यहाँ बात करता हूँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी काफी हैं और इस लॉसेस को कम करने की जरूरत है। यदि हम फलों की बात करें, अलग अलग स्टेजेस के लॉसेस में बता रहा हूँ, जैसे हार्वेस्टिंग से लेकर के ट्रांसपोर्ट तक, पैकेजिंग तक अलग अलग लॉसेस हैं। लगभग 5 से 16% तक लॉसेस पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज में है। यदि आपने कटाई करने के बाद में आपके जो लॉसेस हैं उनको दिखाया गया है। तो इन लॉसेस को यदि हम कम करते हैं, अब इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आगे बात करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा इशू रहा है। नेक्स्ट 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 प्लीज। देखेंगे कि देखो अब हमारे पास प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, 310 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, हर राज्यों में अलग अलग तरह का प्रोडक्शन है। ये जो फूड चेन है बताने का प्रयास किया हूं मैंने कि हमको इस फूड चेन को कम करना है। अब देखेंगे इसमें कि पहला है होम गार्डन। यदि गार्डन से निकल करके, आपके खेत से निकल करके सीधे मेरी प्लेट तक आपका उत्पाद पहुंच रहा है, बीज की चेन पूरी गायब हो गई। इसका मतलब सही सही मूल्य इस किसान को मिलेगा जिसने सीधे प्लेट तक पहुंचा दी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसने अपने उत्पादन लिया, बीच में ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। अब ट्रांसपोर्ट की जरूरत वहीं पड़ेगी जहां दूर का एरिया है, एक जिले से दूसरे राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में, इस तरह की चीजें हैं, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर हमारे प्लेट तक पहुंच गया। तो हमें इस स्लाइड से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन जो है तो प्रोडक्शन को मार्केट से लिंक करना जरूरी है और हमें इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिंकिंग प्रोड्यूसर विद फॉर ऑफ ट्रेडर अलॉन्ग विद लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जरूरत है, और इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उसमें, इस दिशा के जो प्रयास है हमारे, उसमें आप देखेंगे कि एक हमारा ई नाम प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म हमने अभी रिसेंटली किसान रथ लॉन्च किया है, और किसान रथ एक ऐसा मोबाइल ऐप है, आप लोगों को जानते होंगे, आप इसको आप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करिए। इसमें आपको ट्रांसपोर्टर्स, किसान रथ में ट्रांसपोर्टर्स के भी रजिस्ट्रेशन हैं, किसान के रजिस्ट्रेशन हैं, और खरीदारों के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। किसान सीधे इस मोबाइल ऐप को यूज करके अपने उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचा सकता है। तो और भी इसके अलावा सपोर्ट है हमारे पास किसान रथ मोबाइल का। मैंने इनाम की बात की, छोटे छोटे ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था, वो भी आप ले सकते हैं। इस जैविक खेती पोर्टल की हम बात करें, ये जैविक खेती पोर्टल ज्यादातर किसान जानते होंगे जो जैविक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किंतु जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं देख पाए वो भी देखें। इस पोर्टल में आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस। मैं लीची एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, अमेजन होता है, आप वहां जाते हैं, अपनी पसंद की चीजें पसंद करते हैं, कार्ड कर देते हैं, वो आपके घर बैठे पहुंच जाता है। इसी तरह से इस जैविक खेती पोर्टल में भी लगभग 3.5 लाख किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे देश में, और इस पोर्टल के माध्यम से किसान एज ए प्रोड्यूसर, एज ए बायर, कोई भी इसमें रजिस्टर हो सकता है, और इस जैविक खेती पोर्टल का फायदा ले सकता है। इसमें मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टूल है जैविक खेती पोर्टल, और मेरे ख्याल से मेरे आगे के वक्ता भी जैविक खेती पोर्टल के बारे में और चीजें बताएंगे, परंतु मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पूरे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स हैं, इसको हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ताकि वो अपने उत्पादों को डायरेक्ट कस्टमर को बेच सके। नेक्स्ट प्लीज। और भी हमारे, मैं बात करूंगा कि ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, और भी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। यस, और भी इंटरवेंशन। अब इसके पहले वाली बताइए, इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइए। इसमें देखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत दिनों से बात चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब आत्मनिर्भर भारत मतलब हम अपने किसानों को डायरेक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, बीज की जो कड़ी है इसको कम करना चाहते हैं। यही बीज की कड़ी किसानों को अच्छा अच्छा मूल्य लेने में रोकती है। तो बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, फार्मर्स टू सेल प्रोड्यूस एट अट्रैक्टिव प्राइस। तो इसमें एक अपने देखेंगे कि अभी मंडी के दायरे से उत्पादों को बाहर कर दिया गया, इसमें रिफॉर्म किया गया। अभी कुछ दिनों पहले एक बिल आया। तो ये सारे इंटरवेंशन चल रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट को कैप्चर करना है, डायरेक्ट कस्टमर को कैप्चर करना है, और हमारा प्रोडक्शन भी मार्केट डिमांड बेस्ड होना चाहिए। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें हमारे क्षेत्र के 3-4 आसपास के जिलों में हम कितना बेच सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्या क्वालिटी वहां के लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा उत्पादन ले लिया जो क्वालिटी अच्छा नहीं है और लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें मार्केट में दिक्कत जाएगी। तो इस सब आत्मनिर्भर अभियान में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, और इस पिछले 3 महीनों में आपने अनुभव कर लिया होगा कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हमें हमारे समस्याओं से बाहर निकालने में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र का रहा है। नेक्स्ट प्लीज। आप देखेंगे कि ये क्या, जो एक स्टडी है इसमें पूरे देश में बताया गया है कि क्या हमारे पास कैपेसिटी है, कितना अभी गैप है। पैक हाउसेस में बहुत बड़ा गैप है, लगभग 10% का गैप है। हमें ऑन फार्म पैक हाउसेस, इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाने की जरूरत है, हमारे किसानों के खेतों पर बनाने की जरूरत है। एफपीओ बना सकते हैं किसान भाई, डायरेक्ट बना सकते हैं हमारे स्कीम के माध्यम से। रीफर व्हीकल्स की जरूरत है, रिवर व्हीकल्स पेरिशेबल आइटम्स के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने के लिए। कोल्ड स्टोरेज हो सकता है किसी राज्यों में जरूरत नहीं है, पर किसी राज्यों में जरूरत है। टाइपनिंग चैम्बर्स की जरूरत है हमें। तो इसमें से कुछ 2015 का डेटा है, उसके बाद से और भी चीजें बन गई हैं, तो इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, किंतु गैप है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। कोल्ड चेन, हॉर्टिकल्चर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई चेन का। कोल्ड चेन आपके फार्म से लेकर के मार्केट तक, यहाँ तक कस्टमर तक, पूरा प्रोड्यूस जो कि पेरिशेबल प्रोड्यूस होता है वो एक कोल्ड चेन के रूप में जाना चाहिए। तभी किसानों को अपने उत्पादों का अच्छा एक मूल्य प्राप्त होता है, और कस्टमर भी पसंद करता है कि उसको इस तरह की क्वालिटी चीजें मिलें। तो कोल्ड चेन के लिए पूरा एक सपोर्ट हमारे एमआईडी जो स्कीम में है, किसान भाई इसका भी अध्ययन करें और अपने राज्यों के अधिकारियों से बात करके इसका लाभ लें। नेक्स्ट प्लीज। देन उसके बाद आती है ये कोल्ड चेन की भी बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कोल्ड चेन का, और इसमें हमारी बहुत अच्छी स्कीम्स है। एमओएफआई जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उसकी भी अपनी अलग स्कीम्स है, बड़ी स्कीम्स है। हमारी भी इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं इसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है बागवानी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्लीज।
अब देखेंगे कि आप बात करेंगे भैया इसमें क्या सपोर्ट है। अब जैसे पैक हाउस है, हम लोग एक यूनिट की कॉस्ट 4 लाख है, 50% सब्सिडी मान लो हम देते हैं, 2 लाख रुपए में किसान पैक हाउस बना सकता है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस, सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट होनी चाहिए। अब यदि किसान भाई सब्जी लगा रहा है, फलों का बगीचा लगाया है, उसके खेत में ही इंटीग्रेटेड पैक हाउस होना चाहिए, ताकि वहीं पर वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करे, पैकिंग करे। इसके लिए भी उसको मदद चाहिए, तो हमने इसमें लगभग 16 मीट्रिक टन पर डे कैपेसिटी वाला बना सकता है। 50 लाख इसकी यूनिट कास्ट है, लगभग 40 से 45% इसमें भी सब्सिडी होती है। इसी तरह से और भी यूनिट्स हैं, अब देखते जाएंगे इसमें। ये प्रेजेंटेशन भी यदि ऑर्गेनाइजर चाहें तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं। ये मेरे मेरे प्रेजेंटेशन सबके लिए ओपन है, इंफॉर्मेशन ओपन है। तो आप इन स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे अपने क्षेत्रों में, तो किसान भाई इसका फायदा लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब सबसे बात आती है कि अब कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं, हर हर साल सुनते हैं, हमारे ग्रुप्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि कहीं पर टमाटर ज्यादा हो गया, कहीं अमरूद ज्यादा हो गया, किसानों ने फेंक दिया, या कहीं पर मिर्ची ज्यादा हो गई तो उन्होंने फेंक दिया। पर बात आती है कि हम ये स्थिति पैदा क्यों होती है, आखिर हमें फेंकना क्यों पड़ता है हमारे किसान भाइयों को। तो मेरा यहाँ पर एक कम्युनिटी प्रोसेसिंग का जो स्लाइड है, इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि जो भी उत्पाद हमारे क्षेत्रों में यदि बल्क प्रोडक्शन है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, हमारे पास ऐसी नौबत आ गई है कि डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, डेफिनेटली आपको प्राइस नहीं मिलेगा। तो आपको कम्युनिटी वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, कम्युनिटी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। हम छोटे छोटे जो उत्पाद है हमारे खेतों में पैदा होते हैं, उनको हम वहीं पर प्रोसेस करें, वहीं प्रोसेस करें, वहीं बेचें, हम आसपास क्षेत्रों में बेचें, उनकी ब्रांडिंग करके बेचें, दूसरे राज्यों में बेचें। उसका हम जो प्रोसीजर है, एफएसएसआई नंबर लेकर के, लाइसेंस लेकर के इसको हम राज्यों में बेचें। तो इसको हम कम्युनिटी अप्रोच में करने की जरूरत है, हमें ग्रुप बनाने की जरूरत है। इसमें भी हम मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमारी स्कीम में 25 लाख तक का यूनिट किसान भाई बना सकता है। इसमें भी हम 40% की सब्सिडी देते हैं। तो इस क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ताकि किसान भाइयों को अपनी फसलों को फेंकना ना पड़े, अच्छे उत्पाद बना करके वो दूसरों को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस मैं प्लीज। प्रतिभागियों से निवेदन, बस एक दो स्लाइड रह गया, मेरा लास्ट चल कोई भी रहा है। अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करे। हाँ या तो मेरा ये स्कीम में जो मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया था कि फार्मर्स की स्टोरी, फार्मर की सक्सेस स्टोरी से लेकर के क्या स्कीम्स हैं, स्कीम्स के बाद मैंने बात की थी कि क्या स्कीम्स के कंपोनेंट है। ये देखिए आपकी इस तरह की छोटी छोटी प्रोसेसिंग ये किसानों के द्वारा की गई है। आपके कृषि विज्ञान केंद्र के ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, वो लोग तैयार करते हैं, हमें उनको प्रमोट करना है कि वो कैसे बेचें। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने क्षेत्र में या पैदा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से बात करके इसको ज्यादा से ज्यादा से प्रोग्राम देने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये पूरा मैंने स्लाइड के माध्यम से प्रयास किया है कि जैविक खेती हर क्षेत्र में उपलब्ध है। जैविक जैविक खेती, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई, इस क्षेत्र में जैविक खेती करने की हमें जरूरत है। हमें अच्छे से अच्छा उत्पाद, क्वालिटी प्रोडक्शन लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन था, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। काजू के क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सिवनी, बालाघाट, अभी इस साल हम डिंडोरी भी ले रहे हैं, उसके बाद में बैतूल, छिंदवाड़ा, इन राज्यों में राज्य सरकार ने सेलेक्ट किए ये वाले जिले। हम इसमें काजू का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने एक स्कीम 2 साल पहले लॉन्च की थी, मध्य प्रदेश को बाद में शामिल किया उसमें भी हमने। और काजू का क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। इसमें सब्सिडी भी है, लगभग 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का इसमें योगदान रहता है। किसानों को प्लांटिंग मटेरियल के लिए सहायता मिलती है लगाने के लिए। और अपने क्षेत्र के बागवानी अधिकारी से, जिन जिलों की मैंने बात किया, यदि किसान भाई उस जिले से हैं तो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये एक मैंने काजू का प्रश्न था। यदि ऐसे कोई प्रश्न होंगे आप, तो आप बाद में भी मुझे मेल से या दे सकते हैं। मेरा ऑर्गेनाइजर्स के पास मेरा नंबर भी होता है, वो लोग कर सकते हैं। और मैं फिर से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, टाइम दिया, सभी को धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। और मैं समझ रहा हूँ कि काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।